दुनिया लग रही है कि वो हर वक्त छोटी होती जा रही है। ज़मीन के माहिरीन के दरमियान सफ़र का वक्त आज तक इतना छोटा नहीं हुआ है जितना कि आज है। लेकिन एक चीज़ है जो आप भी नहीं कर सकते, वो है पूरी दुनिया में घूमना। बेशक आप हमेशा उड़ान भर सकते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक का एक रोड ट्रिप कर सकते हैं, या फिर नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक? क्या ये सच में एक ऐसा ग्लोबल हाईवे सिस्टम बनाया जा सकता है जो दुनिया के तमाम कॉन्टिनेंट्स को जोड़ सके? और अगर हो सकता है तो क्या हमें ये सच में करना चाहिए? इन दोनों सवालों के जवाब को एक्सप्लोर करने के लिए इन्फो मोज़ैक में आपका खुशामदीद, जिसमें हम अभी के हालात के बारे में बात करेंगे जो कि ग्लोबल हाईवे सिस्टम के सामने आएंगे। तो करंट रोड सिस्टम कितना जुड़ा हुआ है? तो दुनिया में बेसिकली 4 अलग रोड सिस्टम्स हैं। सबसे बड़ा वाला ये है, ये यूरोफ्रेशियन वाला, वो जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट्स तो जमीन से जुड़े हुए हैं, तो समझ में आता है कि ये सब रोड से भी जुड़े हुए होंगे। सही? गलत, क्योंकि मैंने झूठ बोला। अफ्रीका से एशिया पूरी तरह से जमीन पर से गुजरना मुमकिन नहीं है। इस चीज की वजह से सुएज कैनाल, ये वो कैनाल है जो यूरोप से एशिया तक का सफर बोट से होता है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान एक ही फिजिकल कनेक्शन है, इसलिए कैनाल को क्रॉस करने वाले 3 ब्रिजेस हैं। लेकिन रोड सिस्टम नियर बाय ही है, इसलिए ये अब भी दुनिया का एक बड़ा रोड सिस्टम है। बड़ी चीजों की बात करने पर दुनिया की 6 सबसे बड़ी कंट्री और पहला सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, जिसका खुद का बड़ा रोड सिस्टम है, लेकिन इसके बारे में और कुछ कहने लायक नहीं है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा यहाँ आ जाते हैं तो आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। दोनों में से किसी में भी, बिल्कुल अफ्रीका एशिया की तरह, अमेरिकास टेक्निकली जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि एक इंसानी बनाए हुए कैनाल की वजह से, जो पनामा कैनाल है। लेकिन ये एक मसला नहीं है, क्योंकि कई ब्रिजेस हैं जो नैरो वाटरवे को स्पैन करते हैं। प्रॉब्लम ये है डेड एंड गैर। इस सुनसान लैंड को पार करने वाला कोई भी रास्ता नहीं है जो पनामा कोलंबिया बॉर्डर से गुजर रहा है। ये एरिया पैरामिलिट्री फोर्सेस और ड्रग लॉर्ड से भरा हुआ है। इस खतरनाक और कीचड़ बड़े इलाके में रास्ता बनाने के लिए काफी मांग नहीं है। इसलिए यही वजह है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के 2 बिल्कुल अलग रोड सिस्टम्स हैं। तो आखिर में इन 4 एरियाज में सबके पास पहले से रोड नेटवर्क है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और एक दुनिया में रह सकते हैं जहां आप न्यूयॉर्क से लंदन जा सकते हैं और फिर वापस भी आ सकते हैं? चलिए सोचते हैं कि ये ग्लोबल हाईवे केप टाउन साउथ अफ्रीका से शुरू हो और पुंटेस अरीना चिली में खत्म हो, दुनिया के सबसे सदर्न सिटी जो है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। केप टाउन से किन्शासा तक का करंट हाईवे सिस्टम ठीक है और इस सफर को पूरा करने में 51 घंटे लगते हैं। लेकिन किन्शासा पहुंचने के बाद हमारा पहला मसला आता है, अभी तक किन्शासा और ब्राज़ाविल के दरमियान कोंगो रिवर पर कोई ब्रिज नहीं है। इसलिए अभी तक का एक सिर्फ तरीका इसे क्रॉस करने का वो फेरी है। हमारे ग्लोबल हाईवे काम करें, इसलिए हमें एक ब्रिज बनाना होगा जिसकी लागत लगभग $444 मिलियन होगी। मान लिया कि ये बन गया है, तो सफर ब्राज़ाविल से इटालिया मोरक्को तक महफूज तौर पर मौजूद हाईवेज के साथ जारी रह सकता है। अफ्रीका का टोटल ड्राइविंग टाइम अब तक 7 दिन और 6 घंटे का है, लेकिन यहाँ हमें हमारे ग्लोबल हाईवेज के लिए एक सबसे बड़ा मसला मिलता है, दी मेडिटेरेनियन सी। खुशकिस्मती है कि इस पॉइंट पर सी मोरक्को को स्पेन से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर अलग करता है, लेकिन ये लेंथ नहीं है जो मसला है, बल्कि ये पानी की गहराई है जिसे कुछ जगह 900 मीटर तक जा सकती है। इसे बनाना एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ 24 बिलियन के आसपास है। लेकिन मान लेते हैं कि ये बन गया और अब आप अफ्रीका से बाहर हैं, स्पेन के एलेक्जेंड्रिया टाउन में। अब आप इस टाउन से पूरी तरह से यूरेशिया के दूसरे किनारे मैगादान रशिया तक करंटली एग्जिस्टिंग हाईवेज पर ड्राइव कर सकते हैं, और ये सफर अकेले में 7 दिन और 11 घंटे का लगेगा। जब आपकी केप टाउन से शुरू हुई ट्रिप के साथ मिलाया जाए तो पूरा सफर वहां से मैगादान तक 14 दिन और 17 घंटों का होगा। ग्लोबल हाईवे पर और लोगों को जोड़ने के लिए यूके के लोग टनल के जरिए अपने व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करके फ्रेंच हाईवेज पर मैगादान की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडोनेशिया में हैं तो माजरत चाहिए, लेकिन आपको सिस्टम से जोड़ने के लिए हमारे पास अभी की टेक्निक के साथ ये मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दूरी से मतलब है कि कोई भी ब्रिज कम से कम 165 किलोमीटर खुले समंदर पर बनाया जाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली अगर बाकी सिस्टम बन गया है तो अगर आप कहीं भी रशिया में है तो आप मैगादान तक ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वहां से नॉर्थ अमेरिका पहुंचने का ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है जो इस सिस्टम का सामना करता है। ये है रशियन हाईवे सिस्टम का एक मैप, और जैसे
आप नोटिस कर सकते हैं ये पूरी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है। इस वॉर्स और फ्रीजिंग लैंड में 2000 किलोमीटर के नए हाईवेज बनाए जाने पड़ेंगे जो बेरिंग स्ट्रेट के पास यूएलएन नामी छोटे गांव से जुड़ने के लिए होंगे। यहाँ से मेनलैंड अलास्का से 82 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसे लंबे ब्रिजेस सिर्फ इसलिए कि इसमें हैं दी डायमंड आइलैंड्स। खुशकिस्मती है कि ये अलास्का और रशिया के बीच में इसके सेंटर में है। इनकी वजह से आपको सिर्फ एक लंबी जगह की जगह 3 अलग छोटे ब्रिजेस की ज़रूरत है और पानी की गहराई असल में काफ़ी कम है, सिर्फ 55 मीटर गहराई में। लेकिन यहाँ के ठंडे टेम्परेचर के बावजूद इसे बनाने का चैलेंज बहुत ही बड़ा होगा और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए लगभग 105 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत होगी। और फिर एक और मसला है कि अलास्का के सबसे करीबी शहर का फासला है जहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा वो 160 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक एक और हाईवे बनाना पड़ेगा। लेकिन ये शहर अलास्का के बाकी रोड सिस्टम से भी और दूर है। इसका मतलब है कि और हाईवेज बनानी पड़ेंगी पूरी तरह से शुरू से जोड़ने के लिए फेयरबैंक्स तक, जहां से आखिर में आप मौजूदा रास्ते से पूरी तरह नीचे जा सकते हैं 129 घंटे की ड्राइव पर या वीजा पनामा तक। मौजूदा रोड सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है पहले जिक्र किए गए डैरिन गैप में। तो अगर ये एरिया थोड़ा और सेफ हो जाए और फ्यूचर में इस पर एक हाईवे बनाया जाए तो आप पुंटा एरिना चिली तक और भी आगे ड्राइव कर सकते हैं, दुनिया के सबसे सदर्न मेजर सिटीज तक। ये सब कुछ एक और बार रिकैप करते हैं। इन एरियाज को ग्लोबल हाईवे सिस्टम बनाने के लिए कुछ बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे। सबसे लंबा रूट केप टाउन से पुंटा एरिना तक होगा और ये 52,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। इसमें आपको 28 दिन से ज्यादा ड्राइविंग टाइम लगेगा और पूरा सिस्टम बनाने का खर्च शायद कम से कम 233 बिलियन डॉलर्स होगा। ये थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी का 1% से ज्यादा है, या एक पूरे साल में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री का खर्च का 38% है। ये शायद बहुत ज्यादा नहीं लगता जब तक आप याद करें कि आप हमेशा केप टाउन से पुंटा एरिना तक उड़ान भर सकते हैं करीबन $2000 में और इसमें सिर्फ 27 घंटे लगेंगे 675 घंटे के बजाय। तो अगर आप दुनिया के अब तक के सबसे लंबे ड्राइवेबल रूट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक के साथ जुड़े रहें। अगर आपने जो अभी देखा उसे पसंद किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इन्फो मोज़ैक को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।